पेंटागन भले ही दावा कर ले कि नाकेबंदी से ईरान के तेल कारोबार को नुकसान हो रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि ईरान के तेल कारोबार को मुनाफा हो रहा है। ईरान अप्रैल के करीब 20 दिन में जितना तेल का निर्यात कर चुका है, उतना उसने पूरे मार्च में नहीं किया। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान के तेल कारोबार को कितना और कैसे फायदा होने की खबरें सामने आई थी। फायदे में ईरान का तेल कारोबार कैसे पहुंचा? अप्रैल में मुनाफा दरअसल उनका बढ़ा और मार्च की तुलना में ईरान ने अप्रैल में अब तक सबसे ज्यादा कारोबार कर लिया। ईरान ने अप्रैल में तेल कारोबार से ज्यादा फायदा कमाया। मार्च में ईरान ने निर्यात किया था 35.7 मिलियन बैरल तेल। इसके साथ साथ चीन से दोस्ती का कैसे फायदा मिला? ईरान के तेल का एक बड़ा खरीदार चीन है। चीन जाता है ईरान के तेल का आधे से ज्यादा हिस्सा। इसके बाद डार्क फ्लीट ने कैसे रोल अदा किया? पुराने टैंकर्स के एक बड़े बेड़े का इस्तेमाल ईरान करता है। ट्रैकिंग से बचने के लिए ट्रांसपॉन्डर्स बंद करके वो शिप चलाता है और इसीलिए उनकी शिप को टारगेट नहीं किया जा सका ब्लॉकेड होने के बावजूद। शिप टू शिप भी ये ट्रांसफर करते हैं। समंदर के बीच में शिप से दूसरे शिप पर ये तेल को ट्रांसफर कर देते हैं और तेल का जो मूल सोर्स होता है उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। भारी छूट इनकी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दी गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में ईरान ने जो भारी डिस्काउंट दिया उसकी वजह से खरीदारों ने भी जोखिम उठाना फायदेमंद समझ लिया और उन्होंने वो दाव वहां पर लगा भी दिया। अब आइए आपको ये बताते हैं कि ईरान के अहम तेल ठिकाने आखिरकार कौन से हैं। तो सबसे पहले जानिए तेल निर्यात टर्मिनल। खर्गदीप ईरान का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल टर्मिनल है। खर्गदीप से रोजाना करीब 1.5 मिलियन बैरल तेल का निर्यात होता है। खर्गदीप की ऑयल स्टोरेज क्षमता करीब 30 मिलियन बैरल है। ओमान की खाड़ी में मौजूद जस्क टर्मिनल है दूसरा अहम टर्मिनल और हॉर्मुज से बाहर होने के बावजूद यहां से तेल निर्यात जारी रहता है। इसके बाद कुछ और द्वीप है जिसमें लावन द्वीप है, सिरी द्वीप है, बंदर अब्बास है, जहां से तेल का निर्यात होता है। ये अहम निर्यात केंद्र है। इसके बाद आपको बताते हैं ऑयल फील्ड्स के बारे में। तो अहवाज क्षेत्र है ईरान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड। रोजाना यहां से करीब 7,50,000 बैरल तेल का उत्पादन होता है। गच सारन क्षेत्र ईरान की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है। गच सारन में हल्के कच्चे तेल का उत्पादन होता है। एवाज के पास ही मारून ऑयल फील्ड है और साउथ पार्स दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है उनकी। अब ऑयल रिफाइनरी कौन कौन सी? आबादान रिफाइनरी ईरान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। बंदर अब्बास में मौजूद है पर्शियन गल्फ स्टार रिफाइनरी। ईरान के लिए यह अहम पेट्रोल उत्पादन रिफाइनरी भी है और मध्य ईरान के लिए इस्फहान और उत्तरी ईरान के लिए यह अहम तेहरान रिफाइनरी है। तो इस तरीके से उनका व्यापार बढ़ा, लेकिन ब्लॉकेट की वजह से नुकसान भी अच्छा खासा हुआ है। 4.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। अब यूएस ईरान टकराव से टेक कंपनियां प्रभावित हो रही हैं। टेक कंपनी अमेज़न ने नुकसान की खबर को मान लिया है। उसने माना है कि उसे नुकसान हुआ। यूएई में डेटा सेंटर पर हमले से उसे नुकसान की बात मान ली है। क्लाउड सर्विस AWS बुरी तरीके से उनका प्रभावित हुआ। रिकवरी में कई महीनों का वक्त लग सकता है। अमेज़न का ऑफिस किस तरीके से जला करके राख कर दिया गया था, ईरानी सेना की तरफ से जो हमला किया गया था, उसकी तस्वीरें हमने आपको विस्फोट में दिखाई थी। अब इस बात को स्वीकार भी उनकी तरफ से कर लिया गया है। अमेज़न कह रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है और उसकी वजह से क्लाउड सर्विस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। AWS बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है और अभी हमें रिकवरी में अच्छा खासा वक्त लगने वाला है। अमेज़न का दफ्तर जलाकर के राख ईरानी सेना ने अपने हमले में कर दिया था। उसके पहले चेतावनी भी दी गई थी कि मिडिल ईस्ट में जितनी भी अमेरिकी टेक कंपनियां हैं, वहां पर जाने वाले कर्मचारी उन्हें खाली कर दे, क्योंकि रात 8 बजे हम एक बड़ा हमला करने वाले हैं। और कहे अनुसार उनकी तरफ से यह बड़ा हमला किया गया और यह हमला यूएई में डेटा सेंटर पर किया गया था, अमेज़न ऑफिस पर। अमेज़न ने इसे स्वीकारा है और बताया है कि आखिरकार उसे इस नुकसान से उबरने में एक लंबा वक्त लग सकता है। अब एक और जानकारी आ रही है कि यूरोप से अपनी सेना घटाने के मूड में अमेरिका नजर आ रहा है और जर्मनी से करीब 5,000 जवानों को बुलाने की तैयारी उसकी तरफ से कर ली गई है। अगले 6 से 12 महीने में यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात इन जवानों को किया जा सकता है। जर्मनी में अमेरिका के 36,000 से ज्यादा यूएस के सैनिक तैनात हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि नेटो के साथ अमेरिका की चीजें अच्छी नहीं चल रही है। नेटो को पहले ही धमकी दी गई थी कि जितने देश है नेटो में, अगर वो अमेरिका के साथ खड़े नहीं हुए तो अमेरिका अपना हाथ खींच लेगा और अपने
जवानों को वहां से वापस बुला लेगा और सबसे पहले इसका खामियाजा जर्मनी को भुगतना पड़ा है। जर्मनी में अमेरिका के 36,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। 5,000 उसमें से वापस बुला लिए गए हैं और ये 6 से 12 महीने में जो पूरी प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद ये जवान वापस आकर के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ अमेज़न ने स्वीकार कर लिया है कि उसे परेशानियों का सामना इस जंग के दौरान करना पड़ा। उसके ऊपर हमला हुआ, उनके सिस्टम को रिकवर करने में एक अच्छा खासा लंबा वक्त लगने वाला है। अमेरिका को जंग में सबसे बड़ा नुकसान उसकी साख को लेकर के हुआ है। अमेरिका का साथ उसके दोस्तों ने ही छोड़ दिया, और फिर चाहे वो घरेलू फ्रंट पर हो या फिर उसके अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों की बात हो। अमेरिका का साथ छोड़ने वाले दोस्तों की फेहरिस्त में एक नया देश भी शामिल हो गया है, और इन सब के बीच में फायदा राष्ट्रपति पुतिन को हो रहा है। कैसे हो रहा है वो जरा देखिए आप। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। ईरान का जर्रा जर्रा भीषण हमलों की गवाही दे रहा है। हालात ऐसे हैं कि आज से निर्माण कार्य शुरू भी हो तो भी उसे पूरा करने में कई साल का वक्त और अरबों डॉलर की राशि लग जाएगी। जंग में अमेरिकी सैन्य बेसों को भारी नुकसान हुआ। अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण जंग की भेंट चढ़े। करोड़ों की मिसाइलें ईरान के सस्ते ड्रोन की वजह से तबाह हुई। अमेरिका ने जंग में अब तक अरबों डॉलर की राशि खर्च कर दी। हालात ऐसे हो गए कि खाली हुए मिसाइलों के जखीरे को दोबारा भरने में अमेरिका को कई साल का वक्त लग सकता है। जंग में दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन फायदे में रहे राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन जंग की वजह से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में अमेरिका ने ढील दी, और अब अमेरिका के एक और भरोसेमंद सहयोगी जापान ने अमेरिका का साथ छोड़ते हुए रूस से समझौता कर लिया है। जापान ने 4 साल बाद रूस से तेल खरीदकर वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी। दरअसल अमेरिका ईरान के साथ जंग में उलझा और हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण तेल सप्लाई प्रभावित हुई। माना जा रहा है कि इसी कारण जापान को रूस से तेल खरीदने का फैसला करना पड़ा। जापान अपनी 90% तेल जरूरत पश्चिम एशिया से पूरी करता है, लेकिन अब इसका विकल्प तलाशना जरूरी हो गया था। लिहाजा जापान ने रूस से तेल खरीदा। बताया जा रहा है कि सखालिन ब्लेंड तेल का ये कार्गो जल्दी किकुमा बंदरगाह पहुंचेगा। जापान के कदम ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हलचल मचा दी। जापान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार है, फिर भी उसने रूस से ब्लेंड खरीद लिया। बताया जा रहा है कि ओमानी झंडे वाले टैंकर वॉयजर 3 मई को शिकोकू द्वीप के किकुमा बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। रूस से खरीदा गया तेल ताइपो ऑयल की रिफाइनरी को मिलेगा। जापान सरकार ने राष्ट्रीय भंडारों से अतिरिक्त 20 दिनों की खपत के बराबर तेल छोड़ने का फैसला भी किया। प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने साफ कहा कि मई के लिए 60% तेल की जरूरत हॉर्मुज से दूर के रास्तों से पूरी की जाएगी। इससे पहले साल 2022 के यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार जापान ने रूस से तेल खरीदा है। यह फैसला सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा का नहीं, बल्कि कूटनीतिक मजबूरी का भी प्रतीक माना जा रहा है। यानी जब अपना अस्तित्व दांव पर हो तो दोस्ती के नाम पर भावनाएं ज्यादा दिन नहीं टिक पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।